हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 देखने वाले हैं और इस यूनिट का नाम है क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट 2 के पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसके अंदर हमने स्टार्टिंग करी थी यहाँ से और इसके अंदर हमने कंटेंट्स देखे थे। एसयूए क्या होता है, रेस्ट, रेस्टफुल एपीआई, रेस्टलेस एपीआई, वेब सर्विसेज, पब्लिश, सब्सक्राइबर मॉडल, इन सब के बारे में हमने एक एक्सप्लेनेटरी वे देखा था कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, उसके अलावा बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके अलावा लेयर्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं, उसके अलावा रेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, रेस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके अलावा रेस्टलेस और रेस्टफुल क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे और उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने रेस्ट और सोप के बीच में एक डिफरेंस देखा था। पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल के बारे में पढ़ा था, पीएस मॉडल के बारे में पढ़ा था, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल के बारे में पढ़ा था, इसका डायग्राम देखा था और उसके बाद बेनिफिट्स देखे थे। और उसके बाद अब बारी आ जाती है यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 की। तो दोस्तों इसके अंदर जो कंटेंट्स मेनली होने वाले हैं वो सबसे पहले है वर्चुअलाइजेशन, दूसरा है डिज़ास्टर रिकवरी, फिर है हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर और फिर है जेन आर्किटेक्चर। तो दोस्तों ये जो वर्चुअलाइजेशन है ये बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्चुअलाइजेशन और उसकी नीड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन होती है, इट अलाउज अ सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स और एन एप्लीकेशन अमॉन्ग मल्टीपल कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एट वन टाइम। वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है एक फिजिकल इंस्टेंस। फिजिकल इंस्टेंस मतलब कि मान के चलिए कि एक हमने फिजिकल कंप्यूटर ले लिया और उसको हम कई सारे लोगों को देना चाहते हैं, या फिर एक स्टोरेज ले ली हमने और बहुत सारे लोगों को वो अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो हम वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल स्टोरेज करके रखेंगे, फिजिकल सीपीयूज रखेंगे और हम फिजिकली ही इन्हें यूज़ करेंगे तो उनको शेयरिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारे यूजर्स को एक साथ एक ही फिजिकल मशीन को अवेलेबल करा सकते हैं। It is an abstraction layer that allows to access physical hardware with the help of operating system to deliver greater IT resource utilization and flex। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो कि हमें अलाउ करती है फिजिकल हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए थ्रू द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू, जिससे कि हम डिलीवर कर सकते हैं आईटी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखते होंगे, सबसे पहला मेजर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं गूगल ड्राइव का। जो गूगल ड्राइव है वो एक फिजिकल स्टोरेज कहीं पर है, ठीक है मतलब कहीं पर तो होगी ही, यूएस से मुंबई में भी एक डेटा सेंटर होगा, जहाँ भी होगा वो फिजिकली एक जगह अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पर एक साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना प्राइवेट उनका डेटा होता है, शेयर्ड डेटा होता है, उसको वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप देख सकते हो, अगर आपने कभी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल आरडीपी पे काम किया होगा तो उसके अंदर क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है एंड एक पासवर्ड होता है। उसके थ्रू आप एक वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हो जिसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब जैसी आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वैसी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला होता है मनी सेविंग। मनी सेविंग क्यों है कि सबसे पहले तो आपको फिजिकल स्टोरेज जो करने के लिए फिजिकल सर्वर्स चाहिए उनकी नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, आपको फिजिकल सर्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत कम पड़ेगी। अब यही थोड़ी है काफ़ी कि हमने सर्वर ले लिया और बाकी बात खत्म हो गई। सर्वर लेने के बाद हमें केबलिंग भी करवानी होगी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी उठानी होगी, है ना, तो वो सारी चीज़ें हमारी बच जाती हैं, तो इसलिए हमारी जो मनी सेविंग है वो हो जाती है। फिर उसके बाद है ड्रामेटिक इंक्रीज इन कंट्रोल। ड्रामेटिक इंक्रीज इन कंट्रोल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जैसे अगर मान के चलिए कि अगर आप फिजिकल सर्वर लेके चलते हैं और उसकी कैपेसिटी 100 पीपल्स की है और आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपने कोई सेल स्टार्ट करी या फिर कुछ स्टार्ट किया जिसके ऊपर ज़्यादा लोग विजिट होने स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको और ज़्यादा फिजिकल नंबर ऑफ सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से क्या होगा कि आपको उस क्लाउड को फिजिकली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको उसको आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। ठीक है,
न्यू सर्वर्स कैन बी डिप्लॉयड ईजिली, हैंस गेट सर्विसेज विद इन मिनट्स। और अगर आपको नया सर्वर चाहिए तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है, मिनट के अंदर आपको नई सर्विस मिल जाएगी, ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो, अपने नए सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हो। ईजी टू शिप इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन वर्चुअलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड। ईजी टू शिप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जब हम वर्चुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको आरडीपी का एग्जांपल जैसे दिया है, तो मान के चलिए कि आपको 16 GB रैम और 1 TB SSD की ज़रूरत है और आपको प्रोसेसर भी i9 चाहिए। तो आपको क्या होगा, आपको सिंपली से जाना है गूगल की या फिर एज़्योर पे या फिर AWS पे जाना है एंड सिंपली आपको वो सर्वर बाय कर लेना है। जैसे आप बाय कर लेंगे, विद इन मिनट्स आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब शिप हो जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, विद इन मिनट्स। तो ये बहुत अच्छा है, फिजिकल चीज़ों को खरीदने के बजाय आप वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करके अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन आप इंक्रीज़ कर सकते हो, वो भी चीप कॉस्ट में। सिंप्लीफाइड डिजास्टर रिकवरी। सिंप्लीफाइड डिजास्टर रिकवरी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में डिजास्टर रिकवरी क्या होती है, डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मतलब कि कोई भी दुर्घटना घट जाती है आपके डेटा के साथ, तो उसको किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं, आपका डेटा खराब ना हो या फिर ये सारी चीज़ें। गेट मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस। जो आपका वर्चुअलाइजेशन होता है उसकी हेल्प से आपको बहुत एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सर्वर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑल्टरनेट साइट विद इन मिनट्स। और जो सर्वर्स और ऑनलाइन बिजनेस हैं वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव साइट पे विद इन मिनट्स। मान के चलिए आपका AWS पे डेटा पड़ा है एंड यू हैव टू शिफ्ट दैट टू एज़्योर, तो AWS से एज़्योर पे आपका जो डेटा है वो बहुत जल्दी से आराम से शिफ्ट हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। या फिर आप RDP यूज़ कर रहे हो तो RDP से जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है उसके अंदर भी आप शिफ्टिंग कर सकते हो विद इन मिनट्स। ओके, बिजनेस रीडनेस असेसमेंट, इसके अंदर क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन इंट्रोड्यूस शेयर्ड कंप्यूटिंग मॉडल टू एन एंटरप्राइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हम मान के चलिए कि आपने एक सिस्टम खरीद लिया, एक सर्वर खरीद लिया एंड एक सर्वर खरीदने के बाद क्या हुआ कि अब आपका एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है एंड सबके सब उस सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली अचीव कर सकते हो इसकी हेल्प से। और सारे के सारे जो लोग हैं अपने अपने यूज़र रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वर्चुअलाइजेशन हेल्प टू। अब वर्चुअलाइजेशन किस किस चीज़ में हमें हेल्प करती है, तो सबसे पहले रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को रिड्यूस करती है, ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करती है, सिस्टम मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करती है, वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों करती है, ठीक है। फिर आता है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मान के चलिए आप एक सर्वर खरीदते हैं, तो सर्वर खरीदने के बाद आपको बहुत सारी इश्यूज आते हैं कनेक्शन करने में, ठीक है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपने एक नया सर्वर लिया तो उसकी कनेक्शन करना होगा, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम है, तो वो चीज़ भी आपकी घट जाती है, आपको बस ऑर्डर करना है एंड यू विल गेट दैट। Increase utilization of information and its effective use by gathering information and collab across organization। ये हमारी यूटिलाइज जो हम इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करते हैं उसकी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा देती है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको हम इफेक्टिवली शेयर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कोलैब करके हम उसका फुल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। मान के चलिए कि अब मैंने गूगल ड्राइव पे एक, जैसे मैंने यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैंने आपको ये वीडियो दी, तो अब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो का वो यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, राइट। तो ये एक वो है वर्चुअलाइजेशन का यूसेज है एक तरीके से। डिलीवर ऑन सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है इसके अंदर। सर्विस लेवल एग्रीमेंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम जो हमें रिक्वायरमेंट्स ऑफर होने वाली है और क्या क्या कॉस्ट होने वाली है, सारी चीज़ें इस सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है बिटवीन यूज़र और जो प्रोवाइडर होता है उसके बीच में, तो कोई भी किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। Build a heterogeneous infrastructure across organization that is more responsive to organizational needs, ठीक है। तो heterogeneous मतलब सबके लिए अवेलेबल होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है करंट वर्चुअलाइजेशन इनिशिएटिव्स। तो मतलब कि जो इस टाइम पर जो करंट में जो वर्चुअलाइजेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ हम अचीव कर पा रहे हैं या क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। वर्चुअल CPUs एंड मेमोरीज, वर्चुअल CPU भी है और मेमोरी भी है। फिजिकल CPU एंड रैम कैन बी डेडिकेटेड और डायनेमिक एलोकेटेड टू वर्चुअल मशीन्स। जो हमारे फिजिकल CPUs हैं या फिर रैम है उनको हम डेडिकेट कर सकते हैं, डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को। मान के चलिए अभी मैंने एक PC लिया, ठीक है, फिजिकली नहीं, मैंने एक एज़्योर पे PC लिया,
फॉर 8 GB रैम। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरा जो यूजेज है वो हाई हो गया है, तो अपने आप वो 8 GB से इंक्रीज होकर 12 या फिर 16 GB तक चला जाएगा और उससे भी ज़्यादा चला जाएगा एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये डायनामिकली होता है, ये स्टैटिकली नहीं है। स्टैटिकली में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन डायनामिकली में घटता बढ़ता अपने हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, नो ओएस डिपेंडेंसी, किसी भी टाइप की ओएस की डिपेंडेंसी नहीं होती है। मान के चलिए कि आपको विंडोज़ यूज़ करना है तो आप विंडोज़ यूज़ करो, आपको लाइनेक्स यूज़ करना है तो लाइनेक्स यूज़ करो, आपको उबंटू चाहिए आप उबंटू यूज़ करो, आपको कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सो वर्चुअल मशीन होस्ट कैन बी माइग्रेटेड विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबल हार्डवेयर स्पेक्स, जिससे कि हमारी जो वर्चुअल जो मतलब हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसी डिमांड है आपकी उस हिसाब से आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। फिर आगे आता है हमारा सेकंड पॉइंट आता है वर्चुअल नेटवर्किंग का। तो वर्चुअल नेटवर्किंग को अगर हम देखें तो क्रिएटेड वर्चुअल नेटवर्क इन अ बॉक्स। तो मतलब कि जो एक वर्चुअल नेटवर्क होता है ना वो हमारे एक डब्बे के अंदर बनता है। डब्बे के अंदर मतलब कि ये वर्चुअल मशीन क्या हो गई, एक बॉक्स के अंदर हमारा जो भी कनेक्शन है वो बिल्डअप होगा। सॉल्यूशन दैट अलाउज हाइपरवाइजर टू मैनेज वीएम नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू द फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो ये जो होता है ये एक हाइपरवाइजर होता है जो कि अलाउ करता है मैनेज करने के लिए जो वीएम वर्चुअल मशीन का जो भी नेटवर्क है ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर से। मतलब कि जो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है, वो वर्चुअल फॉर्म में नहीं हो सकता। और अलाउ करता है वर्चुअल मशीन टू हैव यूनिक आइडेंटिटी और नेटवर्क फ्रॉम फिजिकल होस्ट। तो मान के चलिए कि आपने एक वाईफाई लगवाया, वाईफाई का जो एड्रेस होगा ना वो होस्ट का होगा। ठीक है, लेकिन हर एक डिवाइस जो उससे कनेक्ट हो रहा है उसका आईपी अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फिजिकल होस्ट से जो आपको कनेक्शन मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। यहाँ पे ये कहा गया है। तो एक राउटर का होस्ट आईपी हो गया और जितने भी उससे फोन्स कनेक्टेड है या डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब का जो भी एड्रेस होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है और उस चीज़ को संभालता कौन है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर उस चीज़ को मैनेज करता है। ठीक है, फिर आता है वर्चुअल डिस्क। अगर हम वर्चुअल डिस्क की बात करें, व्हेन फिजिकल डिस्क इज एबल टू यूज ओवर नेटवर्क, जब एक फिजिकल डिस्क हम एक उसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर यूज करते हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क को। किसको यूज कर रहे होते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क को, जिसे हम वर्चुअल डिस्क भी कहते हैं। मतलब कि जैसे मान के चलिए कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन को नहीं लेते हैं, लेट्स से मेरी एक हार्ड ड्राइव है और एक हार्ड ड्राइव के अंदर मेरा 1 TB स्टोरेज है एंड मैंने उसको अपने उस पर डाल दिया, सर्वर पर डाल दिया। मैंने उसको सर्वर से कनेक्ट कर दिया हार्ड ड्राइव को एंड मैं ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन मैं उसके अंदर स्टोरेज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, ये वर्चुअल डिस्क में काउंट होगा और इसको मैनेज कौन कर रहा होगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में वो काउंट होगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट। कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस एंड हेल्थ ऑफ वीएम एंड गेस्ट ओएस कैन बी मॉनिटर्ड। जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वर्चुअल मशीन की या फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। कंसोल एक्सेस ऑफ ऑल सर्वर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंगल कंसोल। और जितने भी सर्वर्स काम कर रहे हैं उन सबका भी जो परफॉर्मेंस हेल्थ या फिर जो भी चीज़ें हम एक ही कंसोल के ऊपर देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो मतलब कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, इजीली हम हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब हम देखते हैं वीएम क्या होता है, वर्चुअल मशीन। एक्टिव वीएम कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस फिजिकल होस्ट ट्रांसपेरेंटली। जो एक्टिव वर्चुअल मशीन है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं फिजिकल होस्ट के थ्रू ट्रांसपेरेंटली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वर्चुअल मशीन का। आपने कई बार देखा होगा कि आप एनीडेस्क यूज़ करते हो, तो एनीडेस्क एक समहाउ आप एग्जाम्पल कह सकते हो क्योंकि आप अपने पीसी का जो कंट्रोल है वो किसी और को दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ उसकी स्टोरेज वगैरह वो सारी चीज़ें भी वो दूसरा बंदा रिमोटली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो भी आप एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज़्यादा मतलब जो बेसिक एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफरेशन है फिजिकल होस्ट से एक्टिव वीएम का वो ट्रांसपेरेंटली हो सकता है बिना किसी डाउन टाइम के। डाउन टाइम मतलब कि बिना किसी गिरावट के या फिर गायब हुए, सिस्टम डाउन नहीं होगा। नो लॉस सर्विस अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, और इसके अंदर कोई भी सर्विस या फिर अवेलेबिलिटी या फिर नहीं गिरेगी। ठीक है, कम नहीं होगी। वीएम्स एग्जीक्यूशन स्टेट, एक्टिव मेमोरी, नेटवर्क आइडेंटिटी एंड एक्टिव नेटवर्क
connection are preserved across sources and destination hosts so that guest OS and running app are unaware of migration। इसका मतलब क्या होता है कि जो वो वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है, एग्जीक्यूशन स्टेट क्या है, एक्टिव मेमोरी कौन सी है, नेटवर्क आइडेंटिटी क्या है, एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन कौन सा है, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करी जाती हैं सोर्सेज से सोर्सेज। मतलब कि ये किसी को पता नहीं होता कि आप कौन सा मेमोरी यूज़ कर रहे हो, कौन सा नेटवर्क आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, कौन सा एग्जीक्यूशन स्टेटस टाइम चल रहा है, सो दैट किसी को भनक भी ना लगे और वो सिस्टम चेंज हो जाए। अब मान के चलो आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो और यूट्यूब यूज़ करते करते आपने किसी वीडियो पे क्लिक किया एंड जैसे आपने उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया आपको ये नहीं पता कि वो सर्वर 1 से आप सर्वर 10 पे कब आ गए। ठीक है, तो यही जो चीज़ें होती हैं यही वीएम को बहुत ज़्यादा यूनिक एक दूसरे से बनाती हैं। अब हम ये बात करते हैं स्टोरेज वर्चुअल मशीन की। वी डिस्क ऑफ एक्टिव VMs आर सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंटली ट्रांसफर्ड अक्रॉस डेटा स्टोर्स while execution state active memory and active network connections remain on same physical host। जो वर्चुअल डिस्क होती है वो एक्टिव होती है वर्चुअल मशीन्स पर सीमलेसली, मतलब कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के वो सीमलेसली अपना काम कर रही होती हैं और ट्रांसपेरेंटली ट्रांसफ़र कर रही होती हैं डेटा को डेटा स्टोर से। मतलब कि डेटा स्टोर मतलब कि ये हमारे डेटा सेंटर हो गया और ये मेरा VM हो गया, तो यहाँ से जो भी डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है ना वो सीमलेसली और ट्रांसपेरेंटली होता रहेगा। क्योंकि एक जगह तो ऐसी होगी ना जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होगा और एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे वो डेटा यूज़ हो रहा होगा या फिर प्रोसेस हो रहा होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो ट्रांसपेरेंटली हो रहा होता है। ओके, तो अब क्या होता है कि वाइल एग्जीक्यूशन स्टेट, जो भी हमारी एग्जीक्यूशन स्टेट होती है और एक्टिव मेमोरी होती है, फिर एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, वो फिजिकल होस्ट के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है जी, वो वर्चुअल मशीन के ऊपर नहीं होते हैं, वो फिजिकल होस्ट कैरी करता है इन सब चीज़ों को, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिजिकल होस्ट कैरी करता है। ठीक है जी, चलिए डायनेमिक लोड बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा एक प्री डिफाइंड, जैसे कि ये हमारा एक सर्वर है और सर्वर पे हमने पहले से ही बोल दिया कि 100 लोग विजिट कर सकते हैं जी, 100 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते। अब हमारी वेबसाइट पे आ गए 200 लोग, तो 100 लोग तो सर्वर नंबर 1 ने संभाल लिए और 100 लोग किस पे जाएंगे, सर्वर नंबर 2 पे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो अपने आप लोड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि साइट क्रैश हो गई, ऐसा नहीं होने का है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एंड सीमलेसली ट्रांसफर VM टू अ लेस बिजी होस्ट। ये सीमलेसली और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है वर्चुअल मशीन को एक लेस बिजी होस्ट के ऊपर, जिससे कि आपका जो भी काम है वो आराम से हो सके। डिफरेंट सोर्स पूल कैन बी यूज फॉर डिफरेंट नीड, और अलग अलग रिसोर्स पूल को यूज़ किया जा सकता है अलग अलग नीड्स के हिसाब से। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि हम CPUs या फिर मेमोरी को हम क्या डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबल हार्डवेयर स्पेक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। डिफरेंट रिसोर्स के हिसाब से हम डिफरेंट स्पेक्स को हम चूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन पूल्स डिफाइंड विद मोर डिमांडिंग सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट। जो हमारे प्रोडक्शन पूल है, अब यहाँ पे 2 पूल की बात हम करने वाले हैं, एक तो है प्रोडक्शन और एक है डेवलपमेंट पूल। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्शन पूल है उसको हम उसको हम कब यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ जब करते हैं जब सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट होती है हमारी। ठीक है जी, जब हमें किसी और को सर्विस देनी होती है तो उस टाइम पे हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो प्रोडक्शन पूल को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जबकि हम डेवलपमेंट पूल को यूज़ कर रहे हैं तो हम रिलैक्स्ड सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डिमांडिंग को कर रहे होते हैं, डिमांडिंग, और यहाँ पे किसको कर रहे होते हैं, रिलैक्स्ड। ओके जी, ये 2 चीज़ें हैं हमारी। फिर आगे आता है हमारा लॉजिकल पार्टीशन, LPARS, इसको हम बोलते हैं LPARS। तो इसके अंदर क्या होता है, हार्डवेयर लेयर लॉजिक पार्टीशनिंग, हार्डवेयर लेयर लॉजिकल पार्टीशनिंग टू क्रिएट 2 और मोर आइसोलेटेड कंप्यूटिंग डोमेन्स, जिससे कि हम 2 या 2 से ज़्यादा आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी हो गए। ठीक है, तो आप हो या आपका घर है, ये आपके नेबर का घर है, तो आपकी दोनों की दीवारें मैच होती होंगी लेकिन आप दोनों की फैमिलीज़ को एक दूसरे से मतलब नहीं होगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल प्राइवेट। ठीक है, अगर आपने डेटा कॉलम ए में एक डेटा डाल दिया तो वो कॉलम बी से मर्ज नहीं करेगा या फिर शेयर नहीं करेगा अपना डेटा कॉलम बी से, वो आपने ए में डाल दिया तो ए में ही रहेगा। ओके, ये हो गया आइसोलेशन कंप्यूटिंग डोमेन्स को ये क्रिएट करने के काम आता है। ईच विद ओन CPU, हर किसी का अपना एक ओन CPU होगा। मेमोरी एड्रेस स्पेस भी हर किसी का अलग अलग होगा और इनपुट आउटपुट इंटरफेस भी अलग होगा।
विथ ईच डोमेन कैपेबल ऑफ हाउसिंग अ सेपरेट ओएस एनवायरनमेंट ऑन फिजिकल सर्वर। जो और इनके पास अपना अलग ओएस एनवायरनमेंट भी हो सकता है फिजिकल सर्वर के ऊपर, क्योंकि ये सारी जो काम हम कर रहे हैं फिजिकल सर्वर के ऊपर ही कर रहे हैं। बस हम फिजिकल सर्वर को वर्चुअलाइज कर रहे हैं, मतलब कि हर किसी के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं उनके फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि इसका काम बस एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर पार्टीशनिंग क्रिएट करने का। हर पार्टीशनिंग को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। और हर पार्टीशन कैपेबल है अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। दे कैन शेयर CPUs और हैव डेडिकेटेड फिजिकल CPUs। वो अपने CPU को शेयर भी कर सकते हैं या फिर अपना अलग अलग फिजिकल CPU भी रख सकते हैं। मान के चलिए कॉलम A, B, C के ऊपर आपने एक CPU लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक CPU तीनों में शेयर हो जाएगा। और अगर आपके D और E हैं तो D और E के अंदर आपको अलग अलग CPU चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है। तो एज पर योर डिमांड एवरीथिंग इज अवेलेबल। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा लॉजिकल डोमेन्स। तो लॉजिकल डोमेन्स के अंदर क्या है, और OS रनिंग इन ईच लॉजिकल डोमेन, OS जो रन कर रहा है ईच लॉजिकल डोमेन कैन बी इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है लॉजिकल डोमेन के अंदर, उसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दैट इज स्टॉप्ड, स्टार्टेड और रिबूटेड। हम स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं या फिर रिबूट भी कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग अदर LDOMs ड्यूरिंग ऑन होस्ट। तो मतलब कि जितने भी हमारे, मान के चलिए ABC का हमने ABCDE का एग्जाम्पल हमने लिया था, तो एक CPU है तो OS भी एक ही होगा, राइट। तो अब क्या है कि A, B, C को हमें रीबूट करना है तो आप रीबूट कर सकते हो और उससे D और E को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप E को रीबूट कर रहे हो तो उससे बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक में जो फंक्शन कर रहे हो उनसे बाकियों को कोई मतलब नहीं है, बाकी पार्टीशंस को कोई भी मतलब नहीं होगा, सिर्फ जिसके अंदर आप फंक्शनिंग कर रहे हो उसको मतलब होगा। ओके। A type bare metal hypervisor isolated computing environment from physical resources। A type bare metal क्या होता है? bare metal एक तरीके से, जो आपने सेमीकंडक्टर सुने हैं ना, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उनके जो हाइपरवाइजर होता है वो आइसोलेट करता है कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर। लास्ट हमारा आता है जोन्स को। तो जोन्स क्या होते हैं? इट इज़ OS लेवल वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन रेदर देन अ हार्डवेयर लेवल हाइपरवाइजर सॉल्यूशन। तो जो ये जोन्स होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन होते हैं, ना कि हार्डवेयर लेवल। ठीक है। तो जोन्स को जितना भी मतलब होता है वो OS से होता है, ना कि हार्डवेयर से। अभी तक जितना था वो हार्डवेयर से था, लेकिन यहाँ पे ये OS से मतलब रखता है। ईच जोन इज एनकैप्सुलेटेड वर्चुअल सर्वर एनवायरनमेंट रनिंग विद अ सिंगल OS इंस्टेंस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनकैप्सुलेटेड का मतलब समझते हैं। ऊप्स के अंदर हमने इनकैप्सुलेटेड पढ़ा भी है, द रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी वर्चुअल सर्वर्स होते हैं उनको ये एक कैप्सूल में या फिर एक जगह अपने अंदर स्टोर करता है, और इसके अंदर जितने भी प्रोसेस रन हो रहे होते हैं वो सिंगल OS इंस्टेंस के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है जी। जोन शेयर कॉमन कर्नल, और जो जोन होते हैं वो कॉमन कर्नल को वो करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है जी। कर्नल वही जो आपकी कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है PCs की वो एक ही होती है। ठीक है। तो वो उसे हम कर्नल बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है रिड्यूस VMM कॉम्प्लेक्सिटी। एक M और आएगा यहाँ पर। तो M का मतलब क्या है? वर्चुअल मशीन मॉनिटर या फिर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। इस चीज़ को ये कम कर देता है। इम्प्रूव फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी को ये इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है, अच्छे से देता है हमें। परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, हमें प्रोवाइड करता है सर्वर कंसोलिडेशन, टेस्ट और डेवलपमेंट को भी प्रोवाइड करता है, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है, डिजास्टर रिकवरी देता है, रिलायबिलिटी देता है और सिक्योरिटी देता है। कंजर्व एनर्जी, मेंटेन लीगेसी एप्लीकेशन, जो भी एनर्जी हमारी उन्हें कंजर्व करने में हेल्प करता है, जो हमारी लीगल एप्लीकेशंस हैं उनको मेंटेन करता है, और जितने भी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफिसेज हैं उनको भी सपोर्ट करता है बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है हाई रिस्क इन फिजिकल फॉल्ट। जो हमारा फिजिकल फॉल्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। अगर आपके डेटा सेंटर के ऊपर किसी ने कोई धमाका वमाका कर दिया या फिर हमला वमला कर दिया तो वो जो डेटा, जो सर्वर्स हैं वो खतरे में है, तो आपका डेटा भी खतरे में आ सकता है। नॉट ईजी, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसको यूज़ करना ईजी नहीं है,
कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो जो एक्सपर्टीज़ होती है वो लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक बार ज़रूर, आपके पास सभी के पास एक स्टूडेंट आईडी होगी, प्लीज़ उस स्टूडेंट आईडी का यूज़ करके ना आप एक बार एज़्योर या फिर AWS की वेबसाइट पे जाइए एंड ट्राई टू होस्ट अ सर्वर। आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किस किस टाइप के होते हैं। एंड रियलिटी में मैंने यूज़ करके देखा है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार उस एक्सपीरियंस को भी प्लीज़ लेके देखिएगा। नॉट सपोर्टेड बाय ऑल एप्लीकेशंस, ये हर एक एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी किसी एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करते हैं। हैज़ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, डिमांड हाई पावर मशीन्स, लो परफॉर्मेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो मतलब कि इसके अंदर ना 100% एफिशिएंसी नहीं होती है कि 100% ये 100% काम ही करेगा। एक सिंगल पॉइंट पे हो सकता है ये फेल हो जाए। ये बहुत ज़्यादा हाई पावर मशीन्स को डिमांड करता है। जो भी अगर आप अगर सोच रहे हो कि डेटा सेंटर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाई पावर मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। लो परफॉर्मेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड, और जो लो परफॉर्मेंस है उसको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। एप्लीकेशन आइडेंटिफाइड इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज, जो एप्लीकेशन है और जो काम कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आप एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमारा आता है OS वर्चुअलाइजेशन। इसके अंदर हम सबसे पहले OS वर्चुअलाइजेशन को देखें। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है वर्चुअलाइजेशन की। कैन रन मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ OS ऑन सिंगल मशीन, एक सिंगल मशीन के ऊपर कई सारे इंस्टेंस को ये रन कर सकता है। दोस्तों आपने ज़रूर अगर आपने ओरेकल का वर्चुअल मशीन बॉक्स यूज़ किया है, कभी VM बॉक्स यूज़ किया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ करके देखिएगा। आप विंडोज़ के ऊपर बहुत सारी ही उस वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करके आप बहुत सारी मशीन्स को एक साथ रन कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक साथ रन कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने रिसेंटली विंडोज़ के ऊपर मैंने काली लिनक्स को रन किया था, उसके अलावा उबंटू भी रन किया था। उसके अलावा अगर आप विंडोज़ 11 के ऊपर VM बॉक्स के अंदर आप विंडोज़ 7, 8, 8.1 या फिर 10 कोई सी भी विंडोज़ रन कर सकते हो। एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, और आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ज़रूर से इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक ही कंप्यूटर के अंदर आप दो दो मशीन चला सकते हो, हर एक किसी की एक शेयर्ड मेमोरी होगी, शेयर्ड CPUs होंगे, शेयर्ड रैम होगी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ ट्राई इट आउट। हेल्प बिजनेसेस टू रिड्यूस नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड रिड्यूस अमाउंट ऑफ कॉस्ट, और ये बिजनेस को हेल्प करता है रिड्यूस करने में नंबर ऑफ हार्डवेयर को और रिड्यूस करने में कॉस्ट को, क्योंकि इसके अंदर आप सेव करते हो एनर्जी, जो बिजली होती है उसका आप सेव कर लेते हो, केबलिंग का सेव कर लेते हो, हार्डवेयर का यूज सेव कर लेते हो, या फिर जो आपका रैक स्पेस होता है, मतलब जहाँ पे आप सर्वर को रखोगे उस जगह को भी ये सेव कर लेता है। मान के चलो कि आपका जो ऑफिस है वो रेंट पे है, अब रेंट पे है तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब आप उसको उस ऑफिस को यूटिलाइज करोगे, उस स्पेस को यूटिलाइज करोगे, या फिर आप सर्वर रखोगे। सो आपने सर्वर वो क्या कर लेना है, रेंट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दैट एज़्योर एंड एक्सेट्रा। आगे बढ़ते तो आगे आता है एप्लीकेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने एब्रीवेशन यूज़ करूँगा आगे वर्चुअलाइजेशन की ये, ठीक है। तो एप्लीकेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन के अंदर देखें, आल्सो नोन एज एडवांस्ड लोड बैलेंसिंग, इसको हम एडवांस्ड लोड बैलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, एज इट स्प्रेड्स एप्लीकेशन अक्रॉस सर्वर्स एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ये एप्लीकेशन को सर्वर पर डाल देता है और सर्वर्स को कनेक्ट कर देता है एप्लीकेशन से। ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो मतलब एक एप्लीकेशन है उसको कई सारे सर्वर से कनेक्ट कर देगा और कई सारे सर्वर्स को एप्लीकेशन से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, सो दैट जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि सीमलेसली, ट्रांसपेरेंटली एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा कब चेंज हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, हेल्प्स टू बैलेंस लोड ऑन सर्वर्स, लोड बैलेंस करने के काम आता है। अलाउज ईजियर मैनेजमेंट ऑफ सर्वर्स एंड एप्लीकेशंस, ईजियर मैनेजमेंट होता है सर्वर्स और एप्लीकेशंस का। फिर आता है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, इसके अंदर आ रहा है कि इट सीम्स लाइक दे आर रनिंग ऑन हार्ड ड्राइव इंस्टेड ऑफ सर्वर्स। ये हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि हम क्लाउड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सर्वर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विसेज और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है तो आपने कई बार देखा होगा इंस्टाग्राम भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये वाली चीज़ें तो हमारी डाउनलोडेड है पहले से, राइट।
सो ये क्या है कि ये एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन का ही एक फंक्शन है जिसमें आपको ये लगता है कि जो भी डेटा आप देख रहे हो वो सारा का सारा पहले से ही डाउनलोडेड है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो या फिर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो। और प्लीज़ यार अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, उनको भी दुआ मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा, एंड ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर है लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ये लीस्ट नोन है, क्यों? इसका एक कारण ये है क्योंकि ये डेटा सेंटर्स में यूज़ किया जाता है। इसको हम कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? खाली डेटा सेंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेनली डेटा सेंटर्स में करते हैं। ठीक है। हैज़ सेगमेंटेड एडमिन रोल्स थ्रू ग्रुप्स और यूज़र पॉलिसीज। इसका मतलब ये है जो एडमिन रोल्स हैं या फिर जो भी जैसे कि एक हिरार्की चलती है ना कंपनीज के अंदर, एडमिन हो गया, उसके नीचे को वर्कर्स हो गए, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके नीचे और लोग हो गए। तो क्या होगा कि हर किसी का जो रोल है उसके हिसाब से उसको एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करें, वर्चुअली मैनेजिंग आईपीज़, ये क्या करता है? वर्चुअली क्या करता है? मैनेज करता है आईपीज़ को, यूटिलाइज करता है टूल्स को, जैसे कि राउटिंग टेबल्स हो गई, एनआईसीज हो गई, एनआईसीज को अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है। स्विचेस हो गए, वीलैन्स हो गए, तो इन सबको क्या करता है? वो करता है, मैनेज करता है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन यूज़ करता है या फिर मैनेज करता है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात करें, इसे हम हाइपरवाइजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, हाइपरवाइजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, बेस मेटल हाइपरवाइजर भी कहते हैं, टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर सिंपली हाइपरवाइजर भी कह सकते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा था ना हाइपरवाइजर, तो वहाँ पे हार्डवेयर की बात हो रही थी, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात हो रही थी। ठीक है जी। तो अगर कहीं पे भी ये वाले नाम आते हैं तो आप पहले से समझ जाना किसकी बात हो रही है? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की हो रही है, हार्डवेयर की बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है, सीपीयूज की बात हो रही है। ठीक है जी। चलो, हैज़ वर्चुअलाइजेशन लेयर रनिंग इमीडिएटली ऑन हार्डवेयर। इसके अंदर जो भी वर्चुअलाइजेशन होती है वो रन करती है डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर, विच डिवाइड सर्वर इन सेवरल पार्टीशन, जिसकी मदद से जो सर्वर होता है कई सारे पार्टीशन के अंदर डिवाइड हो जाता है। हर किसी पार्टीशन का अलग अलग काम होता है और ये जो सारा काम होता है ये ट्रांसपेरेंटली होता है। इसके अंदर ओएस के अंदर, मिडलवेयर के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी होती है। जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंटली होता है, कोई भी हिडन लेयर नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो हमें नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्टोरेज करने के काम आएगा, लेकिन कैसे? अब जैसे कि हमने कोडिंग में पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट होता है एरे का, तो इसके अंदर भी एरे ही है। एक एरे होता है सर्वर्स का जो कि मैनेज करता है वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम को। जैसे कि एरे के अंदर होता है ना कि हमें एड्रेस पता होता है लेकिन कहाँ पे एक्चुअली स्टोर्ड है डेटा वो नहीं पता होता है, तो वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सर्वर्स आर नॉट अवेयर वेयर द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। उनके पास एक वो होता है, मतलब एक आइडिया होता है कि हाँ यहाँ पे एड्रेस, इन एड्रेसेस में डेटा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल एड्रेस नहीं पता होता है। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो इसके अंदर जी सबसे पहले यह है हमारा डायग्राम, यह है 5 लेयर्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी। सबसे पहले आता है हमारा एप्लीकेशन लेवल, फिर आता है लाइब्रेरी जिसे हम यूज़र लेवल एपीआई लेवल भी कहते हैं, फिर आता है हमारा ओएस लेवल, फिर आता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर हेल लेवल, फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आईएसए लेवल, और इसके अंदर भी कुछ लैंग्वेजेस हमने लिखी हुई है, जैसे एप्लीकेशन के अंदर JVM.NET हो गया, लाइब्रेरी के अंदर वाइन और विजुअल मेन विन हो गया, ओएस के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट और FVM हो गया, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर VMware, वर्चुअल PC और एक्जेन, यूज़र मोड लिनक्स, कोऑपरेटिव लिनक्स, और इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हमारा बॉश हो गया, बर्ड हो गया, डायनामी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए ऊपर से नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे की लेयर, फिर इस तरीके से ऊपर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारी ISL लेवल। तो ISL लेवल के अंदर क्या है कि कोड इंटरप्रिटेशन प्रोसेसिंग। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? कोड को प्रोसेस करने का काम जो होता है वो इस लेयर का होता है जी। ठीक है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब आप अभी तक समझ गए होंगे, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है। ठीक है। एन इंटरप्रिटर प्रोग्राम, ये एक इंटरप्रिटर प्रोग्राम होता है जो कि इंटरसेप्ट करता है सोर्स इंस्ट्रक्शन को, जिससे कि हम टारगेट इंस्ट्रक्शन तक पहुंच सके 1 by 1।
ठीक है, एक बाय एक करके पहुंचना होता है, ये नहीं है कि एकदम से पहुंच गए, ठीक है जी, लाइन बाय लाइन चलता है, जैसे पाइथन हमारी काम करती है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन चलोगे तो स्लो तो होगा ही। फॉर बेटर परफॉर्मेंस डायनेमिक बाइनरी ट्रांसलेशन इज डिजायर्ड, और अगर हमें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो इसके लिए हम डायनेमिक बाइनरी ट्रांसलेशन को लेते हैं या फिर चुनते हैं, ठीक है जी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हॉल लेवल, ठीक है जी। परफॉर्म्ड राइट ऑन टॉप ऑफ बेयर हार्डवेयर, जो हमारी बेयर हार्डवेयर होती है उसके जस्ट राइट ऑन टॉप पे किया जाता है ये, मतलब जस्ट उसके ऊपर ही होता है। जनरेट अ वर्चुअल हार्डवेयर एनवायरनमेंट फॉर वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल हार्डवेयर एनवायरनमेंट को ये बनाता है वर्चुअल मशीन के लिए। कंप्यूटर रिसोर्सेज इज अपग्रेडेड एज यूजर इंक्रीजेज, और जैसे जैसे यूजर इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे जो रिसोर्सेज हैं वो अपग्रेड होते रहेंगे, ठीक है जी, मतलब डायनेमिकली वो है एलोकेशन है। तीसरी लेयर है हमारी ओएस लेवल। ओएस लेवल के अंदर क्या होता है, क्रिएट्स आइसोलेटेड कंटेनर्स ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, आइसोलेट कंटेनर्स बनाएगा एक सिंगल फिजिकल सर्वर के ऊपर। ओएस इंस्टेंसेस टू यूटिलाइज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन डेटा सेंटर्स, और ये ओएस इंस्टेंसेस जो होते हैं उनको यूटिलाइज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इन द डेटा सेंटर्स, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यूटिलाइज करता है ओएस, ठीक है जी। कंटेनर्स बिहेव लाइक रियल सर्वर्स, जो कंटेनर्स होते हैं ना वो रियल सर्वर्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो आइसोलेटेड होते हैं। अगर वो आइसोलेटेड नहीं होंगे तो रियल सर्वर्स की तरह वो बिहेव नहीं कर पाएंगे। कॉमनली यूज्ड इन क्रिएटिंग वर्चुअल होस्टिंग एनवायरनमेंट टू एलोकेट हार्डवेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, ये कॉमनली क्रिएट करने के काम आता है वर्चुअल होस्ट एनवायरनमेंट को, जिससे कि एलोकेट कर सके हार्डवेयर रिसोर्सेज को लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के बीच में, ठीक है जी। लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल, लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल को अगर हम देखें तो यहाँ पे है वर्चुअलाइजेशन विद लाइब्रेरी इंटरफेसेस इज पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग द कॉमन कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन एप्लीकेशन एंड रेस्ट ऑफ सिस्टम थ्रू एपीआई हुक्स। जो वर्चुअलाइजेशन लाइब्रेरीज इंटरफेसेस हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबली बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, ये जो लाइब्रेरी सपोर्ट होता है ना, ये हमें देता है ओएस, ओएस सपोर्ट करता है लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल्स को, तो इन दोनों का एक लिंक बन जाता है, जिसकी मदद से जो भी हमारा एप्लीकेशन के साथ या फिर ओएस के साथ जो भी हमारा एपीआई हुक्स बन रहे हैं वो ये दोनों आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। डेटा ट्रांसफर आराम से हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। सॉफ्टवेयर टूल लाइक वाइन हो गया हैज़ इम्प्लीमेंटेड दिस अप्रोच टू सपोर्ट विंडोज़ एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ यूनिक्स होस्ट, तो इसके अंदर हम होस्ट कौन से यूज़ करते हैं, यूनिक्स होस्ट यूज़ करते हैं, और वाइन की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर टूल है वाइन, जिसकी हेल्प से हम इस अप्रोच को पूरा कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक विंडोज़ एप्लीकेशन के ऊपर। लास्ट लेयर आती है हमारी यूज़र लेवल या फिर यूज़र एप्लीकेशन लेवल, जहाँ पे हमारा जो यूज़र होता है उसको यूज़ कर लेता है। वर्चुअलाइजेशन एट अ एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेज एन ऐप एज वीएम, और इसके अंदर क्या होता है, एक एप्लीकेशन जो होती है उसको हम वर्चुअलाइज करते हैं, मतलब दिखाते हैं एज एन वर्चुअल मशीन। इसको हम प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, और ये हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो इंसान समझ सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन रन एज अ प्रोसेस, और जो एप्लीकेशन जो रन कर रही है उसको हम एज अ प्रोसेस दिखाते हैं, ठीक है जी। एप्लीकेशन एज अ एप्लीकेशन रन नहीं होती है, एप्लीकेशन एज अ प्रोसेस रन होती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ओएस मैनेजेस द हार्डवेयर, इसके अंदर जो ओएस होता है वो हमारा हार्डवेयर को मैनेज करता है। वर्चुअलाइजेशन लेयर इंसर्टेड बिटवीन, जो वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है वो इंसर्ट की जाती है किस किस के बीच में, हार्डवेयर और ओएस के बीच में डाल दी जाती है सैंडविच की तरह, ठीक है। द वर्चुअलाइजेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग पोर्शंस, जो वर्चुअलाइजेशन लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कन्वर्ट करने के लिए पोर्शंस को रियल हार्डवेयर के वर्चुअल हार्डवेयर में, ठीक है। जो हमारा रियल हार्डवेयर है उसको हम वर्चुअल हार्डवेयर में चेंज कर रहे हैं। अब क्या क्या पोर्शन वर्चुअल में चाहिए, क्या क्या पोर्शन नहीं चाहिए, उसको भी तो कोई मैनेज करने वाला होना चाहिए, तो ये कौन करता है, वर्चुअल स्ट्रक्चर हमारा ये वाला काम करता है, या फिर हम वर्चुअल लेयर जो होती है वो ये वाला काम करती है। डिफरेंट ओएस लाइक, डिफरेंट ओएस जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, फिर बहुत सारे ओएस हैं, कैन रन ऑन सेम फिजिकल मशीन साइमल्टेनियसली, हम डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ वर्चुअल लेयर, जो हमारी वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है उसके पोजीशन की अगर हम बात करें, देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ वीएम आर्किटेक्चर, कई सारी क्लासेस होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहली होती है हाइपरवाइजर, दूसरी होती है होस्ट,
और एक और होती है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले होती है हाइपरविजर, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सारा का सारा हार्डवेयर के ऊपर काम होने वाला है इसके अंदर, हमें पहले से पता है। VMM की फुल फॉर्म भी हमें पता है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर या फिर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर क्या है, इट सपोर्ट्स हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन ऑन बेयर मेटल डिवाइसेस लाइक CPU, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क इंटरफेसेस। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, जस्ट एक रिवीजन की तरह। आप बार बार इस चीज़ को भी करते रहिए, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। हाइपरविजर सॉफ्टवेयर सिट्स डायरेक्टली बिटवीन फिजिकल हार्डवेयर एंड इट्स OS। अभी हमने पढ़ा था किस किस के बीच में आता है जी, फिजिकल हार्डवेयर के और OS के बीच में इसको डाल दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स हाइपर कॉल्स फॉर गेस्ट OS एंड एप्लीकेशन। ये हाइपर कॉल की तरह काम करता है गेस्ट OS और एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनैलिटी, अगर हम फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करें, अ हाइपरविजर कैन एज्यूम अ माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर लाइक MS Hyper-V। जो हाइपरवाइजर होता है उसे माइक्रो कर्नल मतलब छोटा कर्नल भी बोल सकते हैं, छोटा कर्नल आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V। अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा ही क्या है ये। मुझे तो नहीं पता है, मैंने कभी काम नहीं किया है MS Hyper-V पे। अ माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर इंक्लूड्स ओनली द बेसिक एंड अनचेंजिंग फंक्शनैलिटी। अगर हम माइक्रो कर्नल को और अच्छे से समझे तो माइक्रो कर्नल जो होता है वो एक हाइपरवाइजर होता है जो कि अपने अंदर बेसिक और अनचेंजिंग फंक्शनैलिटीज़ को रखता है। मतलब जो उसने एक बार सेव कर लिया तो वो सेव कर लिया, वो चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। द डिवाइस ड्राइवर्स एंड अदर्स चेंजेबल कंपोनेंट्स आर आउटसाइड हाइपरवाइजर। और जितने भी ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो भी चेंजेबल कंपोनेंट्स होते हैं वो हाइपरवाइजर से बाहर ही होते हैं, वो हाइपरवाइजर के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब आता है हमारा तीसरा था पैरा वर्चुअलाइजेशन। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हो गई हमारी, फिर उसका जैसे हमने दो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे हमने दो एप्लीकेशंस के एक तरीके से पार्टीशंस बना रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो एप्लीकेशंस है, तो हर किसी का अलग अलग पैरा वर्चुअलाइजेशन गेस्ट OS होगा और हाइपरविजर वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट एक ही होगा, ठीक है। और हार्डवेयर भी एक ही होगा। अब इसको मैनेज करेगा ये, इसको मैनेज करेगा ये, इसको मैनेज करेगा ये, ठीक है जी। ऐसे ये हायरार्की चलती है। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्या है ये। इट्स नीड्स टू मॉडिफाई द गेस्ट OS। ये गेस्ट OS को मॉडिफाई करने में काम आता है। इट्स प्रोवाइड्स स्पेशल API रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल OS मॉडिफिकेशन इन यूजर एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर स्पेशल API रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं जिससे वो मॉडिफाई कर सकते हैं यूजर एप्लीकेशंस को। ये इंसर्ट किया जा सकता है डिफरेंट पोजीशंस पे एक मशीन के सॉफ्टवेयर स्टैक के अंदर, कहीं भी घुसा सकते हो आप, कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसको। इट अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस वर्चुअलाइजेशन ओवरहेड एंड थस इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय मॉडिफाइंग एनी गेस्ट OS मॉडल। तो गेस्ट OS मॉडल के अंदर कुछ भी कम बढ़ती करके उसको, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज कर सकता है। इसके पास पूरा एक्सेस होता है। ट्रेडिशनल x86 प्रोसेसर जो है उसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रिंग्स होती हैं। सबसे पहला होता है 0 1 2 3, ठीक है जी, हो गई ना 4, 0 1 2 3, ओके जी। ये 4 हमारे पास रिंग्स होती हैं। जितना छोटा नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, ठीक है जी। जितना छोटा नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर तो 0 है जी, तो 0 को सबसे ज़्यादा प्रिविलेज दी जाएगी, 0 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। और जितना बड़ा नंबर उतनी कम प्रायोरिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो OS होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए हार्डवेयर को और एग्जीक्यूशन के लिए, इसलिए उसको 0 पे रखा जाता है क्योंकि वो हार्डवेयर और एग्जीक्यूशन को मैनेज कर रहा है। तो भैया सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो उसको होनी चाहिए, तो रिंग 0 को उस पर रखा जाता है। और जो यूज़र लेवल एप्लीकेशन होती है उसको यूज़र 3 पे रखा जाता है, क्योंकि अगर ये होगा तभी तो आगे का यूज़र जो है वो यूज़ कर पाएगा। तो उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है रिंग नंबर 3 पर। अब जरा इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रिंग नंबर 3, जिस पे यूज़र एप्लीकेशंस को रखा जाता है। फिर आता है रिंग नंबर 2, इसके अंदर अलग प्रोसेस चल रहा होता है। रिंग नंबर 1 के अंदर अलग प्रोसेस चल रहा होता है। रिंग नंबर 0 के अंदर पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट OS होता है। अब नीचे वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है और उसके नीचे होती है होस्ट कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर होता है, ठीक है जी। अब क्या होता है, होस्ट एप्लीकेशन एक हाइपर कॉल बनाता है। अब हाइपर कॉल का मतलब क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हो ना कम्युनिकेशन जो हो रहा है इन सब लेयर्स के बीच में, उसे हम हाइपर कॉल कहते हैं। तो ये जो है ना, ये एक हाइपर कॉल आई, ये डायरेक्ट यहाँ पे एक कॉल यहाँ से यहाँ पे आई और यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। पैरा किसको भेजेगा, वर्चुअल को भेजेगा, और वर्चुअल किसको भेजेगा, होस्ट को भेजेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो लंबी वाली जो कम्युनिकेशन हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है जी। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर रिक्वेस्ट। और ये जो यहाँ पे जो हाइपर, ये जो चीज़ हुई है इसको क्या बोलेंगे, हाइपर कॉल्स टू वर्चुअलाइजेशन लेयर
रिप्लेस नॉन वर्चुअलाइजेशन ओएस इंस्ट्रक्शन। तो जो वर्चुअलाइजेशन लेयर के जो वो होंगे ना इंस्ट्रक्शन, वो नॉन वर्चुअलाइजेशन ओएस को इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। नॉन को हटा के वर्चुअल हटा लगा दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए, मैं उसको बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि आपको इस चीज़ के हिसाब से मेरे को लेना है। आगे आता है होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर। होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो एन ऑल्टरनेटिव वीएम आर्किटेक्चर इज टू इंस्टॉल वर्चुअल लेयर ऑन टॉप ऑफ होस्ट ओएस। क्या होता है कि ये ऑल्टरनेट वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर होता है जो कि इंस्टॉल करता है वर्चुअल लेयर को एक होस्ट ओएस के ऊपर। ठीक है, मान के चलो एक होस्ट ओएस हो गया, उसके ऊपर आपको एक और वर्चुअल मशीन लगानी तो आप उसकी हेल्प से लगा सकते हो। दिस होस्ट ओएस इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर, लेकिन जो भी मैनेजिंग होगी हार्डवेयर की वो इसी होस्ट ओएस से होगी, वो वीएम से नहीं होगी, वो जो होस्ट है उसी से होगी। ठीक है जी। डेडिकेटेड एप्लीकेशन मे रन ऑन वीएम्स, जो डेडिकेटेड जो आप एप्लीकेशन चाहते हो वो वीएम पे रन करेगी और बाकी की बाकी होस्ट ओएस पे ही करेंगी डायरेक्टली। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसके दो एडवांटेजेस हैं। यूजर कैन इंस्टॉल वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर विदाउट मॉडिफाइंग द होस्ट ओएस। दिस अप्रोच अपील्स टू मैनी होस्ट मशीन कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो अपील है बहुत सारी होस्ट मशीन कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपील कर सकती है, यूज की जा सकती है। कंपेयर टू वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर हैव लो परफॉर्मेंस। जो होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है उसकी कम परफॉर्मेंस होती है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो ये तीन आर्किटेक्चर आते हैं, किसके अंदर आते हैं जी, ये इसके अंदर वर्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं, तीन आर्किटेक्चर्स आते हैं। सबसे पहला हाइपरविजर हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया, पैरा हो गया, और फिर उसके बाद हमारा होस्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा जेन आर्किटेक्चर। ये भी एक आर्किटेक्चर है, और इसमें ना दोस्तों क्या होता है, ये वाला जो आर्किटेक्चर है ना हमारा, ये हाइपरविजर और ये जो जेन होता है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ सकता है, या फिर इन दोनों को साथ में पूछा जाता है, तो आप कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ही मेरे पास आते हैं तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप चेक करते रहिएगा। तो इट इज़ अ माइक्रो कर्नल हाइपरविजर, ये एक माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर होता है, हैज़ सेपरेट पॉलिसी फ्रॉम मैकेनिज्म, और जो भी मैकेनिज्म पहले से चलता हुआ आ रहा है ना उससे सेपरेट पॉलिसीज इसकी होती हैं। इम्प्लीमेंट ऑल मैकेनिज्म, ये सारे मैकेनिज्म को फॉलो करता है, किन किन को नहीं करता, जो भी पॉलिसी डोमेन जीरो से जुड़ी हुई होती है उनको ये हैंडल नहीं करता, उनको ये बात नहीं मानता है, उनकी बाकी सारी बातें मान लेगा। ठीक है। डज नॉट इंक्लूड एनी डिवाइस ड्राइवर्स नेटिवली, इसके अंदर वैसे तो कोई ड्राइवर डिवाइस या नहीं चाहिए होता है। जस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म बाय विच अ गेस्ट ओएस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ये बस एक मैकेनिज्म बता देता है कि गेस्ट ओएस को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट को बिटवीन हार्डवेयर एंड ओएस, ओएस और हार्डवेयर के बीच में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को ये हमें दे देता है। इसके जो कोर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हाइपरवाइजर, दूसरा है कर्नल, और तीसरा है एप्लीकेशन। ठीक है जी। दिस गेस्ट ओएस विच हैज़ कंट्रोल एबिलिटी, ये गेस्ट ओएस होता है जिसके पास कंट्रोल एबिलिटी होती है, डोमेन जीरो को ये कंट्रोल कर सकता है। एंड अदर कॉल्ड द गेस्ट ओएस विच हैज़ कंट्रोल एबिलिटी इज कॉल्ड डोमेन जीरो, जो गेस्ट ओएस जिसके पास कंट्रोल एबिलिटी है उसको डोमेन जीरो कहते हैं, और जिनके पास कंट्रोल एबिलिटी नहीं है उनको डोमेन यू कहते हैं। ठीक है, आप इसे डोमेन ओ भी कह सकते हो। तो डोमेन ओ इज प्रिविलेज्ड गेस्ट ओएस ऑफ जेन, ये एक प्रिविलेज्ड गेस्ट ओएस होता है जेन का, एंड इट इज डिजाइन टू एक्सेस हार्डवेयर डायरेक्टली एंड मैनेज डिवाइसेस, और ये इसके पास सारे एक्सेस होते हैं हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनेज करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए। ठीक है जी। डोमेन ओ इज रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट एंड मैप हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर गेस्ट डोमेन्स, जो डोमेन ओ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एलोकेट करने के लिए और मैप करने के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज को गेस्ट डोमेन्स के लिए, क्योंकि अगर गेस्ट को आपने ज़्यादा स्टोरेज दे दी तो भी दिक्कत है, और कम दे दिया तो भी दिक्कत है, तो इसलिए उनको जो कितना एलोकेट करना है कितना नहीं करना है वो सारी चीज़ें कौन देखता है, आपका जेन आर्किटेक्चर देखता है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिजास्टर रिकवरी, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो डिजास्टर रिकवरी की एब्रीविएशन है डीआर। तो डीआर इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाउड डिप्लॉयमेंट का, क्योंकि ये उन फैक्टर्स को इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा क्लाउड है वो अवेलेबल रहेगा और ट्रस्ट जो है वो हमारा बना रहेगा, और ये हमें हेल्प करता रहेगा डेवलप्ड क्लाउड क्रेडिबिलिटी।
अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा ट्रस्ट है ना, ये क्लाउड के ऊपर नहीं बनेगा जी, ये हमारा पता है किसके ऊपर बनेगा, ये हमारा बनेगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। तो ये डिजास्टर रिकवरी होती है ना, ये डायरेक्टली पॉइंट होता है जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके ऊपर। अगर हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अच्छे नहीं होंगे तो चाहे अगर कोई डिजास्टर आए या नहीं आए, प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है जी। जैसे अगर आपने कभी क्लाउड स्टोरेज यूज़ की हो Mega.nz की, मेगा को आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, तो मेगा जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कभी कभी लैग कर जाता है, बहुत स्लो स्पीड है उसकी डाउनलोडिंग की, बहुत स्लो स्पीड है अपलोडिंग की एज़ कम्पेयर टू ड्राइव। तो क्या होता है कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, जब भी आपका उनका अवेलेबिलिटी और जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा। अगर ये दोनों, अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स अच्छे नहीं होंगे तो अवेलेबिलिटी भी आपकी ब्रेक होगी, ट्रस्ट भी ब्रेक होगा, और जो क्लाउड की क्रेडिबिलिटी है वो भी खराब होगी। तो इसलिए ये जो डिजास्टर रिकवरी है डायरेक्टली किसको इम्प्लीमेंट करती है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को इम्प्लीमेंट करती है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डिस्ट्रप्शंस होते हैं डीआर के अंदर। सबसे पहला साइट और फैसिलिटी डिस्ट्रक्शन, जो यहाँ पे हमारा सर्वर रखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा डेटा है फिजिकली जहाँ पे स्टोर्ड है, वहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रक्शन आ गया, यूरिकेन्स आ गई या फिर टॉर्नेडो हो गए, फ्लड आ गई या आग लग गई, तो हमारा जो डेटा है वो तो गया, ठीक है। ऑफन लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑफन लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब ये है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से आपने उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं करी है, आपने वो सर्वर आपका एक दिन रन करना था लेकिन आप हफ्ते हफ्ते रन कर रहे हो, मंथ्स रन कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपकी जो डिजास्टर रिकवरी है उसको खराब करता है ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एक सर्वर है, उसकी कैपेसिटी है वो एक दिन लगातार काम कर सकता है और आप उससे हफ्ते हफ्ते काम करवा रहे हो, तो उसकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आएगी, उसकी डेटा स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हमें इंश्योर करना है कि हम उन चीज़ों को हमें नहीं करना, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को करना चाहिए कि उन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ ना करें, नहीं तो हमारा जो डेटा है वो ख़राब भी हो सकता है। शिफ्टिंग स्टाफ टू ऑल्टरनेट साइट फॉर लिमिटेड टाइम, या फिर जो स्टाफ मेंबर्स है, जो भी वर्कर्स है ना, उनको भी अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है, जिससे कि उनको पता होता है कि कौन से सर्वर को कब बंद करना है, कब ऑन करना है। लेकिन जो कंपनीज होती हैं, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो इन चीज़ों को ध्यान न रखते हुए क्या करता है, वो शिफ्टिंग करता रहता है, ठीक है जी। इवन आफ्टर डी आर प्लान्स एक्टिविटीज़ लाइक, उसके बाद भी जो हमारे डी आर हैं उनको किस तरीके से प्लान करके एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। सबसे पहला, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन करेंसी ऑफ वाइटल रिकॉर्ड्स, जो हमारे वाइटल रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक कॉपी या फिर एक मतलब मैनेजमेंट रखना चाहिए कि अगर वो डिजास्टर आ भी जाता है ना, तब भी हमारा जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है वो बना रहे, ठीक है। सेलेक्ट वेंडर्स केयरफुली, जो आपके वेंडर्स हैं ना उनको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा, आपका डेटा बहुत प्रीशियस है। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रिक्वायरमेंट इन क्रिटिकल एप्लीकेशन वर्कलोड, चाहे क्रिटिकल एप्लीकेशन वर्कलोड आ जाए, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको जो डेटा प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट लाइक आपकी अभी मेटा जो था, मेटा का जो सर्वर था वो डाउन हुआ था, जिसकी वजह से आधे एक घंटे तक इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ने काम नहीं किया था। सो अगर मान के चलिए कि यही एक पूरा क्लाउड प्रोवाइडर होता और आपका बहुत सारी मेमोरीज उस पर पड़ी हुई हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ आपकी, बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, बचपन से लेकर अब तक की पड़ी हुई हैं, एंड वो एक झटके में गायब हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा, राइट। तो आपके जो वेंडर्स हैं वो अगर गलत हुए तो आपका डेटा एक चुटकी बजाते गायब, क्योंकि आजकल कोई भी फिजिकली उनको स्टोर नहीं करता है। फिजिकली स्टोर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल सब लोग गूगल फोटोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, और अगर वो क्लाउड प्रॉब्लम आई तो आपका सारा डेटा गया। तो वेंडर्स को बहुत सोच समझ के आप चुनिएगा। प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन फॉर ऑल IT सर्विसेज एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि जितने भी हमारे, मान के चलिए कोई डिजास्टर आया, तो जैसे ही वो डिजास्टर जाए ना, तो एज सुन एज पॉसिबल सारी की सारी IT सर्विसेज जो है ना उन्हें रिस्टोर होना चाहिए, ठीक है। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सारी चीज़ें रिस्टोर करनी चाहिए। टू प्रिवेंट गैप इन DR प्लान्स, रिकवरी प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स एंड DR वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी अपडेटेड कॉन्करेंटली विद चेंजेस। तो जिससे कि हम DR प्लान जो है उनके अंदर कोई भी गैप ना आए, तो उसके अंदर जो रिकवरी प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर हमें अपग्रेडेशन चाहिए होता है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक अपग्रेडेशन चाहिए होता है। DR वेंडर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर हमें एक अपग्रेडेशन चाहिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अपग्रेडेशन चाहिए होता है। जैसे हमारा जो गूगल है वो बार बार पॉलिसी अपग्रेडेशन करता रहता है, अपने क्लाउड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो सारे होने चाहिए।
तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2। और जो भी आपको नोट्स चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सोशल मीडिया लिंक्स चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पर चाहिए और क्या क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। और कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ मुझे शॉर्टली बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप्साइट्स।